हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमृता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट पार्ट फ्रॉम द चैप्टर मेटलर्जी। अब लास्ट पार्ट में जैसे कि हमने डिस्कस किया था क्या, रिडक्शन ऑफ ओर। अब आफ्टर द रिडक्शन इन द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस हमें क्या करनी है, अब रिफाइनिंग। हम 1 to 1 स्टेप डील कर रहे हैं। तो इस सेशन में हमें डिस्कशन करना है आपके साथ रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स को लेके। आफ्टर द रिडक्शन रिफाइनिंग इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्योर मेटल। चलिए सो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले रिफाइनिंग के अंदर जो एक चीज याद रखनी है वो हम क्या कर रहे हैं, क्रूड मेटल से प्योर मेटल की तरफ जा रहे हैं। क्रूड मेटल तक आते आते भी आपके पास प्योरेस्ट फॉर्म आ जाती है, लेकिन यहां इतनी प्योर भी ये फॉर्म नहीं होती है। यहां भी आप कहते हैं कि इट इज ऑलमोस्ट अबाउट 95 to 97% प्योर। अभी भी कुछ 3% इम्प्योरिटीज इसके अंदर रिमेनिंग है। सो हम उसके लिए ये प्रोसेस करवाते हैं रिफाइनिंग का। रिफाइनिंग के अंदर भी हमें काफ़ी सारे प्रोसेसेस डिस्कस करने हैं प्योर मेटल के लिए, ठीक है। तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस फ्रॉम इम्प्योर मेटल और क्रूड मेटल इज सिंपली नोन एज रिफाइनिंग। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रिफाइनिंग क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए अनवांटेड सब्सटेंसेस को, यानी कि इम्प्योरिटीज को इम्प्योर मेटल से या फिर क्रूड मेटल में भी अभी भी जो कुछ अनवांटेड पार्टिकल्स, जिनको आप इम्प्योरिटीज या गैंग भी कह सकते हैं, उनको हटाने के प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, होल ओवर रिफाइनिंग, ठीक है। तो चलिए अपन प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ सबसे पहले आप क्या करेंगे, रिफाइनिंग के प्रोसेस के अंदर सबसे पहले आप कंसंट्रेशन की बात करेंगे, देन रिडक्शन, देन हम पहुंचे रिफाइनिंग पे। ये दो स्टेप्स ऑलरेडी वी आर डिस्कस इन द प्रीवियस सेशंस। अब जो हमारा डिस्कशन है वो होल ओवर किसके ऊपर है, इसके ऊपर। चलें, अब यहाँ हम जो है लैब प्रोसेसेस आपके साथ डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा ये वाला, सो प्लीज़ अच्छे से समझना। वाटर बॉटल आपके पास होगी, स्माइल आपकी साथ होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले देखो, इसमें मेथड्स में आपको कितने मेथड्स पढ़ने हैं थोड़ा सा सुन लो। बड़े ही प्यारे मेथड्स हैं। पहला है लिक्वेशन मेथड, सेकंड इज डिस्टिलेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग एंड क्रोमेटोग्राफी। अब देखो, कुछ तो आपको बाय नेम ही समझ में आ रहे हैं। लिक्वेशन, डिस्टिलेशन हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग भी समझ में आ गई, इलेक्ट्रोलिसिस वाला प्रोसेस आ जाएगा। जोन रिफाइनिंग जो है वो ये थोड़ी सी समझने में बाय द नेम कंफ्यूजन होता है। जोन रिफाइनिंग मतलब किसी जोन में जाके रिफाइनिंग करनी है क्या, नहीं, ये बताया जाएगा अभी आपको, बड़े ही ध्यान से सुनना। और एक है वेपर फेज रिफाइनिंग। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मेजर एडवांटेज वाले हैं और सबसे ज़्यादा वेटेज वाले हैं इस मेथड्स में क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। क्रोमेटोग्राफी तो तुम 11th-12th में भी प्रोसेस करके आए हो, प्रैक्टिकल लैब में भी करके आए हो, तो ये भी तुमको अच्छे से थोड़ी बहुत आती है। तो चलें स्टार्ट करें सारे मेथड्स। चलिए, सबसे पहले मेथड है लिक्वेशन मेथड। अभी जैसा कि इनिशियल में कहा कि सारे मेथड्स अब हमें लैब मेसेज वाले हैं, तो आप कहेंगे कहाँ पर किया जाएगा, ये भी प्रोसेस होगा रेवोबेटरी फर्नेस के अंदर। यहाँ आप जो मेटल यूज़ करेंगे वो लो मेल्टिंग पॉइंट वाला यूज़ करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। टू द पॉइंट बात है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वही पिक किया है। क्या होगा इसमें, सेकंड कंडीशन क्या है, रेवोबेटरी फर्नेस इज ओके, वहीं कराया जाएगा। सेकंड पॉइंट इज कि आपको लो मेल्टिंग पॉइंट वहाँ पर मेंटेन करना है। और एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं तो टिन, लेड, बिस्मथ, इनके रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखो, अब सबसे पहले ये डायग्राम देखो, देखने में कैसा लग रहा है, फिर मैं तुमको डिस्कशन करती हूँ। देखने में बड़ा ही सुंदर लग रहा है, सुंदर ही है। अब यहाँ आपको क्या करना है, आपने एक चैम्बर है आपके पास, ठीक है। ये आपका क्या है, एक फर्नेस लगा हुआ है जिसमें आपने पूरा की पूरा इम्प्योर मेटल, जिसको हम ओर भी कह रहे हैं, और प्योरली मिनरल थोड़ी है, प्योर मेटल थोड़ी है, उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट है। तो यहाँ आपने सबसे पहले इसके अंदर ये इम्प्योर मेटल, यानी कि या फिर आप कह दीजिए और, वो दोनों इसमें साथ में डाल दिए। तो हमें ये तो दिमाग में क्लियर है कि यहाँ पर क्या है, अभी जब हमने इसमें प्लेस किया है तो मेटल प्लस इम्प्योरिटीज, ये कंटेंट्स हैं इसके अंदर। और हमें क्या करना है, हमें इसका तो करना है रिमूवल, और हमें ये करना है स्टोर।
स्टोर इन द सेंस कि आपको इन द एंड यही चाहिए। तो आपने क्या किया, ये जो एक रेवर्बेटरी फर्नेस है इसमें, और अभी कहा गया कि लो मेल्टिंग पॉइंट की बात हो रही है, और यहाँ एक और चीज़ याद रखनी है कि जब हमारी कंडीशन ही लो मेल्टिंग पॉइंट वाली है तो यहाँ आपके पास इस फर्नेस के अंदर देखिए, जैसे ही मैंने ये प्योर मेटल डाला और यहाँ मैंने एक हीटिंग एनवायरनमेंट दिया है, यहाँ बहुत ज़्यादा हीटिंग एनवायरनमेंट, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जैसे ही यहाँ से इसको हीट मिल रहा है इस चैम्बर के थ्रू, आप यहाँ पर कहेंगे आपने ये मेटल और जो भी आपका ओर था आपने यहाँ पर डाला, ये आप देखेंगे कि ये मेल्ट आउट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मेल्ट आउट होके यहाँ पर क्या होगा, ये मेल्ट होके एक एज अ लिक्विड की फॉर्म में इस चैम्बर में आके स्टोर हो जाएगा। ये जो चैम्बर है इसमें आपका जितना भी ये मेटल मेल्ट आउट हुआ है वो यहाँ से इस चैम्बर में आके स्टोर होना शुरू हो जाएगा। तो आप कहेंगे ये जो मेल्ट हुआ है जल्दी से, ये आपका क्या है, प्योर मेटल, ठीक है। ये देखिए, जबकि ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ ये देखिए, होपफुली ये क्या है आपकी इम्प्योरिटीज, क्योंकि ये क्या है, हैवी, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा, हमारे मेटल का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम, तो वो इजीली फटाफट से मेल्ट आउट हो गया और हमने कंटेनर में उसको स्टोर कर लिया, सेपरेट कर दिया। जबकि हमारी इम्प्योरिटीज जो है वो अभी भी फर्नेस के सरफेस पर ही रह गई। तो इस तरीके से आपने कहा कि मैंने एक प्रोसेस के थ्रू रिफाइनिंग को समझ लिया। अब रिफाइनिंग आपने समझा तो यहाँ आपको ये बात याद रखनी है कि जो इम्प्योरिटीज लेफ्ट बिहाइंड हैं, जो पीछे रह गई हैं, दोज आर योर इम्प्योरिटीज, मेंशन इट। इम्प्योरिटीज लिखते जाओ फटाफट, फिगर के पास में ही लिख लो तो याद रहता है। इम्प्योरिटीज तो क्या हो जाएंगी, लेफ्ट बिहाइंड रह जाएंगी वहीं की वहीं। और जो आपका मेटल है, और वो भी कौन से फॉर्म का है, अब प्योर, ठीक है, वो क्या किया आपने, एक उसमें कंटेन कर लिया, पूरा की पूरा प्योर मेटल आपका हो गया स्टोर, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये जो पोर्शन है इसको आप कहते हैं स्लोपिंग हर्थ। स्लोपिंग हर्थ का मतलब ही क्या है, ये जो सरफेस है इसका, इसको आपने नेम दिया है स्लोपिंग हर्थ, ठीक है। चलिए, बात समझ में आई अच्छे से, गुड। नेक्स्ट, आप चलो लैंग्वेज में पढ़ लो, जो मैंने बोला है क्या वो सही था। क्रूड मेटल इज हीटेड ऑन स्लोपिंग हर्थ, एज आई मेंशन्ड, हर्थ मीन्स फ्लोर ऑफ अ फर्नेस, दिस इज, भी बताया, दिस द फ्लोर ऑफ अ फर्नेस इज हर्थ। चलो, फ्यूज्ड मेटल फ्लोज डाउन लीविंग बिहाइंड इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज, यही मैंने आपको अभी टर्म में बोला, क्योंकि भाई उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है तो वो जल्दी से फ्यूज नहीं हो पाई, वो वहीं की वहीं स्टेबल रह गई सरफेस पे, और हमारा जो प्योर मेटल था वो फट से मेल्ट आउट होके कंटेनर में नीचे आ गया। Impurities have high melting point, then metals thus remain on the slope. बिल्कुल सही थे अपन, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलो, सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं, डिस्टिलेशन। अभी हमने एक पॉइंट पढ़ा, अब हमें पढ़ना है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, बात कर रहे हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि हमारे पार्ट में है ही नहीं, बट फिर भी एक मेजर पॉइंट जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तब ही यूज़ किया जाएगा जब बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस 25 यूनिट से कम होगा। क्या मतलब है मैम इसका? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ लेती हूँ, कोई स्पेशीज़ है ए और ये कोई स्पेशीज़ है बी। इस ए स्पेशीज़ का बॉइलिंग पॉइंट है फॉर एग्जाम्पल 105 और बी स्पेशीज़ का बॉइलिंग पॉइंट है फॉर एग्जाम्पल 95। तो आपको ये देखना है कि इनका जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस देखो 95 to 105 इज 10, तो क्या ये लेस देन है 25 यूनिट से? बिल्कुल है, इट इज लेस देन 25 यूनिट्स। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज हो जाएगा। इफ द टेम्परेचर डिफरेंस, इफ दिस बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस इज हायर देन 25 यूनिट्स, तो आप यहाँ पर फ्रैक्शनलेशन डिस्टिलेशन को यूज नहीं लेंगे। सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं डिस्कस करना। अब आ जाओ डिस्टिलेशन पे, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब डिस्टिलेशन कब यूज होगा? जब बॉइलिंग पॉइंट की यूनिट डिफरेंस 25 यूनिट्स होगा।
ठीक बात। सो दिस इज योर पार्ट। क्या कहा है मैंने? बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस जो है वो 25 यूनिट्स होना चाहिए। और ये किन मेटल्स के लिए यूज किया जाता है? जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। एग्जाम्पल, जिंक, मरकरी एंड कैडमियम। ठीक है, जिंक, मरकरी, कैडमियम, इन तीन के रिस्पेक्ट में हम इसका डिस्कशन करेंगे डिस्टिलेशन में। तो अब देखो डिस्टिलेशन प्रोसेस कितना प्यारा मैंने तुमको यहाँ पूरी लैब ला दी। लैब में आप इस चैम्बर पे सबसे पहले 1 to 1 समझिए। दिस इज योर स्टैंड, जो आपने टाइट्रेशन भी की होगी तो भी देखा होगा, हम ब्यूरेट को होल्ड कराते थे इसमें, तो सेम वही स्टैंड है। अब यहाँ हमने एक राउंड बॉटम फ्लास्क लिया है। दिस इज योर लेबोरेटरी फर्नेस जिसके अंदर ये सारा प्रोसेस होगा। नीचे आपने लगाया है एक बर्नर, प्लीज बड़े ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है। नीचे आपने एक बर्नर लगाया है और यहाँ ये जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है, दिस इज, ये जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है, इसके अंदर आपने अपना वो मेटल का वो पार्ट रखा है ओर का, जिसमें से आपको सेपरेशन कराना है डिस्टिलेशन के थ्रू, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस को मेंटेन करते हुए, दैट इज 25 यूनिट्स। चलिए, अब आपने देखा, आपने ये फर्नेस के अंदर अपना पार्ट रख दिया, जो भी था आपने फिल कर दिया। साथ साथ आपने लगाया थर्मोमीटर, बिकॉज वी हैव टू नोट डाउन द टेम्परेचर यूनिट्स ऑल्सो। थर्मोमीटर लगाया और आप यहाँ देखेंगे कि ये जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है, इस फ्लास्क के अंदर हम यहाँ से एक टेम्परेचर भी प्रोवाइड करा रहे हैं, नीचे से हीट कर रहे हैं इसको। तो ये जो लिक्विड फॉर्म में हमारा और पार्टिकल्स हैं, ये क्या होंगे? वेपोराइज होना शुरू होंगे। अब जब ये वेपोराइज होना शुरू होंगे तो आप कहेंगे इस चैम्बर के थ्रू यहाँ हमने लगाया है एक कंडेंसर भी। ठीक है, आपने कहा जैसे ही ये यहाँ से नेक्स्ट लेबोरेटरी फर्नेस यहाँ पर जॉइंट है, देखिए नेक्स्ट पूरे चैम्बर के साथ पूरी यूनिट आपको यहाँ पर दिख रही है। ये देखिए, इस चैम्बर में ये कंडेंस्ड होगा और इस कंडेंसर का काम क्या है कि ये फट से पिक कर लेगा। पिक करते ही यहाँ से हमें क्या होगा, इस फ्लास्क में डिस्टिल्ड प्योर मेटल कंटेन आउट हो जाएगा, जबकि जो इम्प्योरिटीज वाला पार्ट है वो इजीली क्या होगा, नहीं वेपोराइज होगा, क्योंकि वहाँ पर उसको बॉइलिंग पॉइंट रेंज 25 यूनिट से ज़्यादा है। जबकि हमारा जो मेटल है जिनकी हम बात कर रहे हैं, कौन कौन? जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, इन तीनों के रिस्पेक्ट में मैंने यहाँ पर बात की है। तो आपने कहा जैसे ही ये डिस्टिलेशन फ्लास्क में वेपोराइज फॉर्म में चेंज होगा, ये यहाँ से आगे की तरफ स्प्रेड आउट होगा, देन इट कन्वर्ट इनटू द लिक्विड ड्रॉपलेट फॉर्म्स, और इस फ्लास्क में हम इसको एज अ डिस्टिलेट रिसीव कर लेंगे। दीज आर योर केमिकल टर्म्स। ठीक है, केमिस्ट्री की टर्म्स हैं कि ये जो फ्लास्क में आप लिक्विड ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में ये कंटेन कर रहे हैं, इसको आप इस लैंग्वेज में कहते हैं डिस्टिलेट। ठीक है, यहां से आपने क्या किया है, वाटर कूलिंग के लिए, ये वाटर आउट के लिए एक्स्ट्रा। क्लियर है ये प्रोसेस? चलो बहुत बढ़िया। अब तुम भी 1-2 बार इसको और रिवाइज करना रिपीट मोड पे। चलो अब प्रोसीजर देख लेते हैं। हमने क्या कहा, क्रूड मेटल जो था, क्रूड मेटल हमने बार बार बोला क्या है, वही जिसके अंदर अभी भी अनवांटेड सब्सटेंस यानी कि इंप्योरिटीज अभी थोड़ी सी प्रेजेंट हैं, चाहे वो बहुत लेसर अमाउंट में है बट हैं, तो हमें उनको भी रिफाइन करना है। वहां से आप रिफाइन करेंगे। आपने कहा मैंने उसको एक फ्लास्क में ले लिया, फ्लास्क का नेम क्या था, डिस्टिलेशन फ्लास्क। देन आफ्टर प्योर मेटल ने क्या किया, वेपोराइज होना शुरू कर दिया। यही किया था। जैसे ही उस प्योर मेटल ने वेपोराइज होना शुरू किया, आपने देखा नेक्स्ट चैम्बर की तरफ वो प्रोसीड कर रहा है, कंडेंसर वहां पर हमने लगाया हुआ है। आपने कहा सेपरेटली कंडेंस होके वो कहां आ जाएगा, एज अ डिस्टिलेट रिसीवर फ्लास्क में, जो ये देखिए यही बात की। ये रहा डिस्टिलेशन फ्लास्क, प्योर मेटल आपका क्या होने लगा, वेपोराइज होने लगा, और कंडेंसर की हेल्प से, इस कंडेंस ट्यूब की हेल्प से हमने कहा एज अ ड्रॉपलेट की फॉर्म में रिसीवर फ्लास्क में ये हमें एज अ डिस्टिलेट प्योर मेटल हमारा मिल गया। चलिए अब जो नॉन वॉलेटाइल इंप्योरिटीज थी वो कहाँ रह गई, अभी भी उस डिस्टिलेशन फ्लास्क में ही हैं, क्योंकि वो वेपोराइज नहीं हो पाई, बिकॉज दे नीड सम हाई बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस। और हमारा जो हम जिन पे अप्लाई कर रहे हैं जिंक, कैडमियम, मरकरी, उनका पॉइंट डिफरेंस है 25 यूनिट्स। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। आफ्टर द डिस्टिलेशन हमें डिस्कशन करना है क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग को लेके। अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में बड़े ही अच्छे से पहले तुम्हें याद आ जाने चाहिए वही कंसेप्ट, कौन से,
इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस वाले। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में आप दो ही टर्म्स पर ध्यान देते हैं, उसी के ऊपर क्वेश्चन आता है, दैट इज द होल ओवर डिस्कशन अबाउट योर कैथोड एंड एनोड। यही होता है, हम ये कहते हैं कि भाई कैथोड पे क्या लिबरेट होगा, एनोड पे क्या लिबरेट होगा, होल ओवर हमारा कंजम्पशन है क्या। तो इस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में आपको क्या देखना है ना, कि जो कॉपर है हमारा, कॉपर Cu+2 से Cu में रिड्यूस हो जाएगा। आप यहाँ पर ये प्रोसेस देखेंगे। साथ साथ आपको इस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में एक और चीज़ देखने को मिलेगी, वो क्या है कि मैं यहाँ पर बताऊंगी कैथोड पे भी कॉपर ही है और एनोड पर भी कॉपर ही है। पॉइंट डिफरेंस क्या है वो यहाँ सुनिए। सबसे पहले याद रखना है कि जो इम्प्योर मेटल है वो हमारा एनोड पे रहेगा, ठीक है। इम्प्योर मेटल इज एट एनोड एंड प्योर मेटल इज एट कैथोड, और दोनों ही फॉर्म्स में वो कॉपर है, और जो हम सेम सॉल्ट यूज कर रहे हैं वो है सॉल्यूशन, ठीक है। अब आपको यहां पर क्या करना है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग किन एलिमेंट्स के लिए काम आती है, इट इज यूज टू रिफाइन एलिमेंट्स लाइक कॉपर, जिंक, ये लो इंपॉर्टेंट लगाओ, इन दोनों के ऊपर ही ये बात होगी और बिल्कुल क्वेश्चन आएगा। इम्प्योरिटीज यहां पर जो आप कंटेन करेंगे, जो लेफ्ट बिहाइंड रह जाएंगी कहां पर, एनोड के पास, वो कौन कौन सी होंगी, Sb, Se, Te, Ag, Au, Pt। आई होप कि सबके नाम तुम्हें अब याद होंगे। अच्छे से पीरियोडिक टेबल याद नहीं करिए तुमने, रटी है। जिस लेवल से हमने पीरियोडिक टेबल का डिस्कशन किया है ना, बहुत अच्छा किया है, ठीक है। तो आपको इम्प्योरिटीज कौन कौन सी होंगी, Sb, Se, Te, Ag, Au, Pt। बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी मैं नाम, मुझे सारे पता हैं। तुम्हारा माइंड चेक करो यहाँ पर, ठीक है। कहाँ रह जाएंगे, जस्ट एनोड के पास, और उसी को आप कहेंगे एनोड मड। ये जो इम्प्योरिटीज जो एनोड के पास जनरेट हो जाएंगी नीचे की तरफ, आप उसको कहेंगे एनोड मड। तो देखिए, आ जाओ, these less electropositive impurities go on collecting near anode and it is called anode mud। देखा, एनोड मड, और ये चीज क्या है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ये। अब प्रोसेस बताते हैं आपको, आ जाओ। ये देखो, बड़ा प्यारा सा दिख रहा है तुम्हें देखने में, तो बिल्कुल दिख रहा है। अब यहां आप क्या करोगे, ये है आपकी एनोड, ये लीजिए, ये तो है एनोड, और आप यहां पर डिफरेंस देखो कि जो एनोड है वो थोड़ी सी मोटी है इस कंपैरिजन टू कैथोड, बिल्कुल है। यहां आपने कहा है ये जो एनोड है इसके ऊपर आपने लिया है इम्प्योर कॉपर, ठीक है, इम्प्योर Cu, जबकि आपकी जो कैथोड है यहां आपने लिया है प्योर Cu। दिस इज योर कैथोड एंड दिस इज योर एनोड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको यहां पर याद जो रखनी है वो चीज ये है कि आपको पता है एनोड के ऊपर यहां क्या होगा, ऑक्सीडेशन। कैसे होगा, आपको पता है कि इसके पास Cu+2, ठीक है, और ये जो Cu+2 है, ये मेटल, ये बीच में मैंने लिखा है मेटल, जो कि हमारा Cu+2 है, ये यहां पर क्या कर रहा है, इसके साथ इस कैथोड पे जाते ही, ये दिख रहा है क्या, वाइट लेते हैं, दिख जाएगा शायद। ये क्या कर रहा है, Cu+2 और 2 इलेक्ट्रॉन क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu में। तो यही तो बात है, विजिबल है, नहीं है तो ये लो, Cu+2 देखा, शेड आ गई ना, डुअल शेड, नाइस, देख लिया। अब यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑन एंड ऑब्वियस यहां क्या होगा, रिडक्शन। इतने तो तुम इंटेलिजेंट हो गए, दिस इज नाइस, मुझे अच्छा लगता है ये, जब तुम फट से जवाब देते हो ना मेरे साथ साथ। अब देखो, अब तुमने सारी चीज देखी कि यहां हो रहा है ऑक्सीडेशन, यहां हो रहा है रिडक्शन। हमने एनोड पे लिया है इम्प्योर मेटल और कैथोड पे लिया है प्योर मेटल, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने कहा जब ये यहां से देखो, इसका मूवमेंट ये और ये, तो
इसकी जो थिकनेस है, ये जो मोटी रॉड है, यहाँ से जब ये कॉपर यहाँ जा रहा है तो ये क्या करेगी, धीरे धीरे इसकी थिकनेस में चेंज आएगा, जो हम यहाँ नहीं देखेंगे। थोड़ा सा आपको लैब्स में आप इस चीज़ को परफॉर्म करोगे, कभी सीखने को मिलेगा तो आपको ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। तो वो इस पर कंटेन होना शुरू हो जाता है। तो आपने कहा ये जो सोल्यूशन हमने जो होल ओवर लिया दैट इज CuSO4 सोल्यूशन। इसके साथ साथ अब मैंने कहा था ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं, इम्प्योरिटीज कहाँ कंटेन हो जाएंगी, ये देखिए ये रही आपकी इम्प्योरिटीज जो एनोड मड के पास इकट्ठी होना शुरू हो गई। ये इकट्ठी हुई सारी इम्प्योरिटीज, इस मिक्सिंग को हमने नाम दे दिया एनोड मड। इम्प्योरिटीज को आप कह रहे हैं एनोड मड, क्योंकि वो एक सिंगल एलिमेंट की इम्प्योरिटी तो है नहीं, वो है मिक्सिंग काफ़ी सारे इम्प्योरिटीज की। क्या क्या थी वो, ये रहे। चले, ठीक है। तो होपफुली ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग में हमने क्या किया। देखो इस पूरे रिफाइनिंग में आपको सिर्फ सारे की सारे मेथड्स पढ़ने हैं, बहुत इजी हैं। जब आपके सामने पिक्चर होता है आप बहुत इजीली पिक कर पाते हैं सारी चीज़। चलें नेक्स्ट प्रोसीड करें। चलो अब देखिए, अभी हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड को इजीली आपसे एक्सप्लेन कर लिया, अच्छे से डिस्कस कर लिया, लेकिन अब कुछ पॉइंट्स और याद कर लो। वो क्या है कि कैथोड पर क्या लिबरेट होगा, एनोड पर क्या लिबरेट होगा। और ये भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मॉल्टन NaCl और मॉल्टन NaOH का भी यूज होता है, लेकिन हम इस फॉर्म में मेजरली इसको किस पे एक्सप्रेस कर रहे हैं, जिंक और कॉपर के रिस्पेक्ट में। अभी मैंने आपको पूरे चैम्बर मेथड डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन के साथ इस चीज को एक्सप्लेन किया। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर अगर मॉल्टन NaOH या मॉल्टन NaCl के रिस्पेक्ट में आप बात करेंगे तो आप कहेंगे Na इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मॉल्टन NaCl और मॉल्टन NaOH, ठीक है। अगर रिएक्शन भी देखना चाहोगे तो रिएक्शन ले लीजिए। अगर आप NaCl को डिसोसिएट करते हैं तो किस में होता है, Na+ आयन में और Cl- आयन में। और उस दौरान आपको पता है कि कैथोड पर कौन जाएगा, ये रिएक्शन कैथोड पे होगी Na+, और हम वहां क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या जनरेट करना है, Na एटम। और एनोड पर क्या होगा, क्लोरीन लिबरेट होगा, और यहां से क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। आपने यहां देखा, अगर इस स्टेट में NaCl के रिस्पेक्ट में बात हो गई तो Na जाएगा कैथोड पर और Cl जाएगा एनोड पर, ठीक है। लेकिन अगर मैं NaOH के रिस्पेक्ट में बात करूं तो वो केस भी आप जानते हैं कि कैथोड पर तो जाएगा Na और एनोड पर कौन लिबरेट होगा, OH। ये चीजें याद रखनी है, क्योंकि कैथोड एनोड के रिस्पेक्ट में बिल्कुल रिएक्शन फेज से आपसे पूछा जाता है बहुत बार। तो NaOH के रिस्पेक्ट में आपको पता है कि कैथोड पर लिबरेट होगा Na और एनोड पर लिबरेट होगा कौन, OH, ठीक है। तो इन द एंड अगर मैं बात करूं कि मेटल्स जो एल्यूमिनियम से नीचे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आते हैं, सी बिलो एल्यूमिनियम in the electrochemical series can be extracted by the electrolysis of aqueous solution of their salt। और इस प्रोसेस को आप किस किस पर अप्लाई करते हैं, कॉपर, जिंक, टिन एंड लेड। और हमने कॉपर और जिंक के रिगार्डिंग तो आपको अभी डायग्रामेटिकली बताया भी अच्छे से। अगर आप एग्जांपल लेते हैं ZnSO4 का, सोल्यूशन में आपने ZnSO4 भी ले लिया, तो अगर मैं यहाँ रिएक्शन करवाऊं तो आपको पता है क्या होगा, जिंक आयन Zn2+ और SO4 2-। ये लीजिए, डिसोसिएशन आपने इजीली करवा लिया, आपको रिएक्शन में डिसोसिएशन में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर जो याद रखना है कि इलेक्ट्रोड्स पर, कैथोड पर क्या लिबरेट हो रहा है और एनोड पर। मेजर कंजम्पशन जो है हमारे क्वेश्चन का वो यही है कि कैथोड पर क्या लिबरेट होगा और एनोड पर क्या लिबरेट होगा, क्योंकि प्रोसेस क्या है इन द एंड, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन और रिफाइनिंग। तो लीजिए, द इलेक्ट्रोड यूज्ड, हमने या तो जिंक की ली या फिर एल्यूमिनियम, तो ठीक है, एज अ कैथोड एक्ट करेगी। रिएक्शन क्या होगी, कैथोड पर अगर आप रिएक्शन देखेंगे तो रिएक्शन क्या होगी, Zn2+ और वहां इलेक्ट्रॉन क्या करोगे, ऐड करोगे। क्यों 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, क्योंकि यहां आपको दिख रहा है और आपको क्या चाहिए, इन द एंड दिस। और सिमिलरली आप CuSO4 के लिए भी करा सकते हैं, SnSO4 के लिए भी करा सकते हैं, और ये मैंने आपको डायग्रामेटिकली भी अच्छे से अभी एक्सप्लेन किया। सो आप यहां पर इजीली कॉपर और टिन यूज कर सकते हैं और इजीली कैथोड एनोड का लिबरेशन देख सकते हैं। कोई भी चीज़ ले लो, आपको पता चल चुका है अब अच्छे से, तो आपको कहीं दिक्कत आनी है नहीं। चलो नेक्स्ट प्रोसेस देखें। चलिए नेक्स्ट अब है जोन रिफाइनिंग। नेक्स्ट पार्ट क्या है, जोन रिफाइनिंग। ये वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न मेथड है रिफाइनिंग का।
इसमें क्या होती है, इम्प्योरिटीज ज़्यादा सॉल्यूबल होती हैं मेटल से। अब तक आप देख रहे थे जस्ट रिवर्स था, अब आप देखेंगे कि यहाँ इम्प्योरिटीज सॉल्यूबल ज़्यादा होंगी। सो इम्प्योरिटीज गेट कंसंट्रेटेड एट वन एंड एंड दैट एंड इज कट ऑफ। क्योंकि भाई वो ज़्यादा सोल्यूबल हैं तो फटाफट से मेल्ट आउट भी हो जाएंगी, मिक्सिंग भी हो जाएगी, तो हम प्योर मेटल को कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसके लिए लगाएंगे हम एक नई टेक्निक। सो देखिए, आफ्टर दिस डिस्कशन अब आपको पता है कि इसी प्रोसेस को आप और क्या कह रहे हैं, अल्ट्रा प्योरिफिकेशन। ठीक है, हम इस प्रोसेस को और क्या कह सकते हैं, अल्ट्रा प्योरिफिकेशन, यानी कि जोन रिफाइनिंग, या फिर एक्स्ट्रा में आप इस पे पूरा एफर्ट लगा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि 1 to 1 आपको मैंने अभी पूरा मॉडल वो से भी बताया एक बॉटल लेके कि यहाँ आप कैसे देख रहे हैं इम्प्योरिटीज का मूवमेंट, और आपने एंड में कर दिया कट। सो द प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज अल्ट्रा प्योरिफिकेशन बिकॉज इट रिजल्ट्स इन इम्प्योरिटी लेवल डिक्रीजिंग टू ppm लेवल। तो यहाँ है ये आपका क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम में इन लैंग्वेज फॉर्म। क्या होता है यहाँ पर अल्ट्रा प्योरिफिकेशन क्यों कहा जाता है इसको? बिकॉज इट रिजल्ट इन इम्प्योरिटी लेवल डिक्रीजेस टू ppm लेवल, पार्ट्स पर मिनट। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन लेवल। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट। अब ये मैं आप अपन जोन रिफाइनिंग की बात कर रहे हैं और अभी मैंने कहा कि यहाँ जो इम्प्योरिटीज हैं वो ज़्यादा सोल्यूबल हैं मेटल से। तो समझो अब इसमें मेरी बात कि ये मेरा एक चैम्बर है। ठीक है, इस चैम्बर के अंदर मैंने पूरे की पूरे इम्प्योरिटीज़ के साथ जो अपना ओर पार्टिकल्स हैं जो भी हमने इसके अंदर कर लिया फिल। अब आपको इसमें वाटर लेवल होपफुली ज़्यादा नहीं दिख रहा है, बट मान लीजिए कि मैंने इस एक लेवल तक वाटर इसमें ले रखा है। अब वो वाटर लेवल आपको सिर्फ ये बता रहा है कि यहाँ अंदर हमको जिसको कंसंट्रेट करना है, रिड्यूस करके हमें प्योर मेटल चाहिए, रिफाइन करना है। आपने कहा ये ले लिया, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, एक हीटिंग रिंग लगाऊंगी। ठीक है, हीटिंग रिंग मान लीजिए कि जैसे ये मेरा हाथ है यहाँ पर, इसको एक रिंग फॉर्म में मान लीजिए दिस पार्ट। ठीक है, ये जो हीटिंग रिंग मैंने लगाई है यहाँ से इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में हीट प्रोवाइड की जा रही है। अब यहाँ जो बात याद रखनी है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि इम्प्योरिटीज ज़्यादा सॉल्यूबल है मेटल से, तो जैसे जैसे ये रिंग आगे की तरफ मूव करेगी और हमें पता है इम्प्योरिटीज सॉल्यूबल ज़्यादा है, मान लीजिए ये हीटिंग चैम्बर जो है ऐसे ऐसे मूव कर रहा है इस बॉटल पे, ये देखिए, तो साथ साथ ये इम्प्योरिटीज भी सारी मूव करती जाएंगी। यही बात मुझे यहाँ बतानी है। मैंने कहा, फिर से ध्यान से सुनिए, यहाँ मैंने एक हीटिंग चैम्बर लगाया लाइक अ रिंग, जिसका टेम्परेचर रेंज बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको सराउंड किया ये सॉल्यूबल होना शुरू हो गए। तो इम्प्योरिटीज़ क्या करेंगी, जैसे जैसे ये चैम्बर मूव करेगा आगे की तरफ इस पूरे फर्नेस के ऊपर, तो ये इम्प्योरिटीज़ इसके साथ साथ मूव करती जाएंगी। ये जैसे मेरा हाथ यहाँ मूव कर रहा है हीटिंग चैम्बर, साथ साथ इम्प्योरिटीज़ मूव कर रही हैं। एक पॉइंट पे आके मैंने एंड पे आके यहाँ इस हीटिंग प्रोसेस को एक बार रोका और सारी इम्प्योरिटीज़ को साइड में कलेक्ट कर लिया। ठीक है, साइड में कलेक्ट करते ही मैं क्या करूँगी, यहाँ से इसको कट कर दूंगी। क्यों कट कर दूंगी? क्योंकि मुझे इसके बाद ये इम्प्योरिटीज़ का काम ही नहीं है। इम्प्योरिटीज़ वाला सेक्शन मैंने निकाल दिया और आप कहेंगे हमारे पास पीछे की तरफ क्या रह गया, सारा की सारा प्योर मेटल मेरे पास इस फर्नेस में रिजर्व रह गया, क्योंकि मैंने सारी इम्प्योरिटीज़ इस हीटिंग चैम्बर की मदद से यहाँ कॉर्नर में कलेक्ट की और एंड से मैंने इस सेक्शन को कट करके इम्प्योरिटीज़ को निकाल दिया। सिर्फ इतनी सी बात थी समझने की। बात समझ में आई? चलो एक बार बॉटल रखते हैं, बैक टू बोर्ड। तो ये चीज़ समझ में आई। नेक्स्ट मूव करते हैं, कहाँ गया हमारा स्लाइडर, ये रहा, ये लीजिए। सो हाईली प्योर सेमीकंडक्टर्स आर ऑब्टेन्ड। इस प्रोसेस के अंदर आपको हाईली प्योर सेमीकंडक्टर्स ऑब्टेन्ड होते हैं, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, बेरिलियम, गैलियम, इंडियम। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि जोन रिफाइनिंग और लीचिंग के अंदर डिफरेंस क्या है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। याद रखना कि जोन रिफाइनिंग और लीचिंग के अंदर जो डिफरेंस है वो ये है कि जोन रिफाइनिंग क्या करता है, इम्प्योरिटीज को डिसॉल्व कर देता है। अभी मैंने बताया था, पूरा टेक्निक बताया। जबकि लीचिंग क्या करता है, मेटल को डिसॉल्व करता है, इम्प्योरिटीज स्टक रह जाती हैं सरफेस के ऊपर। सो दिस इज अ मेजर डिफरेंस इन बिटवीन जोन रिफाइनिंग एंड लीचिंग, एंड दिस इज एन एग्जामिनर्स प्रियर लेवल ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, सो प्लीज कीप इट इन माइंड एंड योर नोटबुक ऑल्सो। बात समझ में आई? अब चलो ये प्रोसेस देखो, जो मैंने अभी आपको बॉटल से समझाया, होपफुली यहाँ आप समझ पा रहे हैं कि ये मेरा एक फर्नेस है जिसके अंदर मैंने पूरा की पूरा कंटेन किया हुआ है। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पर जो ले रही हूँ इम्प्योरिटीज़ भी उसमें कंटेन है। यहाँ मैंने एक सर्कुलर हीटर लगा दिया।
अब वो सर्कुलर हीटर लगाते ही जैसे जैसे, अब मैंने यहां जैसे क्या लिया है, जर्मेनियम लिया, सॉरी प्योर क्रिस्टलाइज्ड मैंने ले लिया, रिक्रिस्टलाइज्ड जर्मेनियम को। तो आपने कहा जैसे जैसे ये हीटर मूव करेगा, इसके मैं दिखा देती हूँ अदर स्टेप्स में, ये जब हीटर मूव कर रहा है यहाँ पर, यहाँ आया, फिर नेक्स्ट यहाँ आया, तो इसकी स्टार्टिंग मैंने की थी यहाँ से इस हीटर की फॉर एग्जांपल। जैसे जैसे जब ये मूव करता जाएगा तो आप कहेंगे कि लास्ट में जाके मेरी ये इम्प्योरिटीज़ एक कॉर्नर पे यहाँ इकट्ठी हो गई, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, ये इम्प्योरिटीज साथ में चलती जा रही हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पर आके इन इम्प्योरिटीज़ को एंड पर रोका, मैं क्या करूँगी, सेक्शन को कर दूँगी कट। कट करते ही मेरी इम्प्योरिटीज़ तो सेपरेट आउट हो गई और प्योर मेटल मेरे पास प्रिजर्व रह गया। तो ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल ऑफ हीटर, मोल्टन जोन एंड इम्प्योरिटीज, दिस इज योर सर्कुलर हीटर। और ये क्या है, मोल्टन जोन, जिसमें क्या है, सारी की सारी इम्प्योरिटीज। चलें नेक्स्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कॉपर की बात करें, हमने इलेक्ट्रो रिफाइनिंग पढ़ ली, जोन रिफाइनिंग पढ़ ली, अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर की। तो याद रखना है एनोड के ऊपर होता है ब्लिस्टर कॉपर, दैट इज 98% प्योर, ठीक है, और कैथोड के ऊपर होता है प्योर कॉपर। और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कौन सा होता है यहाँ पर, CuSO4 15% एंड डाइल्यूट H2SO4, ये अपने को पता है, इलेक्ट्रोलिसिस में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अगर सिल्वर की बात करें तो पहले कॉपर की बात की थी, अब सिल्वर के रिस्पेक्ट में, तो एनोड पे होगा इम्प्योर सिल्वर, कैथोड पर होगा प्योर सिल्वर। और इलेक्ट्रोलाइट्स AgNO3 एंड HNO3, ये याद रखने पड़ेंगे, पूछ लेते हैं वो कई बार। सो ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी एनोड डिसॉल्व एंड प्योर Ag इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लेड के रिस्पेक्ट में बात करें, जिसको आप कहते हैं बैट प्रोसेस, शर्त लगा लो, वो है ये बैट प्रोसेस, ठीक है, नाम है इनका, मैंने तो मजाक में बोल दिया याद रखने के लिए कि लेड की बात आ जाए तो बैट प्रोसेस। एनोड पे क्या होगी, इम्प्योर लेड, कैथोड पे क्या होगी, प्योर लेड। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, मिक्सचर PbSiF4 एंड H2SiF6 का। देखो ये तो तुम्हें याद रह जाएंगे सब में एक से, ये याद रखने हैं बस। चलो अब एक पार्ट है वेपर फेज रिफाइनिंग। अभी तक की सारी रिफाइनिंग अच्छे से क्लियर हो गई, पहले तो ये बताओ, फिर मैं आगे इस पे पहुंचती हूँ, होपफुली हो गई होंगी। देखो 1 to 1 लिंक मत करो उनको, क्योंकि सारे मेथड्स अलग अलग हैं। प्रोसीजर हमने पढ़ लिए, सेपरेशन हमने पढ़ लिया, रिफाइनिंग बहुत ईजी है। इतने प्यारे क्वेश्चंस आते हैं ना इसके ऊपर कि आपको देखते ही मन करेगा अरे वाह ये तो आता है, बस तुमको पढ़ना ज़रूरी है। एक बार मेरे पढ़ाने के बाद भी फिर से सेशन ओपन करके देखो, उसको लिखो, पॉइंट्स बनाओ, मैं कहूँगी अपने नोट्स भी कैरी करो साथ साथ, ठीक है। चलो वेपर फेज रिफाइनिंग देखते हैं, दो मेथड्स में होती है, एक है मॉन्ट्स प्रोसेस, दूसरा है वैन आर्कल मेथड। अब मॉन्ट्स प्रोसेस के अंदर याद रखना है यूज आएगा निकल बाबा, वो नहीं कि निकल, निकल NiCel। और आर्कल प्रोसेस में काम आएंगे जर्कोनियम एंड टाइटेनियम, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है, यही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा रिएक्शन इन्हीं के बेसिस पे होने वाली है, प्रोसेस इन्हीं के ऊपर चलने वाला है, उसमें निकल और इसमें जर्कोनियम एंड टाइटेनियम। चलो तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि वेफर फेज रिफाइनिंग के अंदर हमें कौन से दो प्रोसेस पढ़ने हैं, मॉन्ट्स प्रोसेस और वैन आर्कल मेथड। बड़े ही ध्यान से सुनना, टू द पॉइंट बात होगी इसमें। इसमें सिर्फ जो याद रखना है, एलिमेंट याद रखना है कि मॉन्ट्स प्रोसेस तो अप्लाई होगा निकल के रिगार्डिंग, और वैन आर्कल मेथड किस पे अप्लाई होगा, जर्कोनियम और टाइटेनियम। स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि भाई वैन आर्कल मेथड कौन कौन से एलिमेंट्स के ऊपर होता है, मॉन्ट्स प्रोसेस किस किस के लिए एप्लीकेबल होता है। तो अब देखिए मॉन्ट्स प्रोसेस फॉर निकल अगर हम बात करें तो आप कहेंगे निकल इज प्यूरिफाइड बाय यूजिंग CO गैस। कौन सी गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की बात हो रही है यहाँ पर। दिस इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, निकल टेट्रा कार्बोनिल। बस इतनी सी चीज अगर याद रह गई तो मॉन्ट्स प्रोसेस में आपको कोई दिक्कत आनी नहीं है। प्लस यहाँ पर जो क्वेश्चन का वेरिएंट है वो क्या है, देखिए इसमें आपको 3-4 तरीके से क्वेश्चन मिलेगा। पहली चीज आपसे पूछा जा सकता है प्योरिफिकेशन फॉर निकल इज नोन एज मॉन्ट्स प्रोसेस, फर्स्ट ये लीजिए एक क्वेश्चन। दूसरा आपसे कहा जा सकता है मॉन्ट्स प्रोसेस इज अप्लाइंग फॉर, सेकंड इज फॉर निकल, क्वेश्चन 2 ये 1। देन अब यहां पर तीसरी चीज वो पूछ सकते हैं कि प्योरीफाई किसको किया जाता है, तो भी आंसर क्या होगा, निकल। किसको यूज करके किया जाता है, CO गैस को। ये लीजिए देखो 4 क्वेश्चन मैंने यहीं की यहीं बना दिए।
और इस प्रोसेस के अंदर फॉर्मेशन किसका होता है, निकल टेट्रा कार्बोनिल। तो देखो 5 क्वेश्चन तो इस लाइन से बन गए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पूछा जाएगा वो क्या हो सकता है, टेम्परेचर वेरिएंट, मॉन्स प्रोसेस फिनिश। आपने कहा निकल की अगर मैंने रिएक्शन करवाती हूं 4 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो आपको टेम्परेचर रेंज याद रखनी है। इफ दे आर आस्किंग इन द फॉर्म ऑफ केल्विन और इन द फॉर्म ऑफ डिग्रीज, तो आपको याद रखना है 50 to 60 डिग्रीज। ठीक है, क्या बन गया, निकल टेट्रा कार्बोनिल, और वो कैसा है, वोलेटाइल अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स। ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ये अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। अब इसी को अगर मैं फर्दर फिर से ये जो निकल टेट्रा कार्बोनिल बना है इसको मैं दोबारा से इसी फॉर्म में लाना चाहती हूं, तो आपको वहां टेम्परेचर रेंज कितना चाहिए, 150 to 100 डिग्रीज, और यू कैन से 470 केल्विन। तो आपने कहा यहां आपको हाईली प्योर निकल मिलेगा, साथ साथ कौन है, 4CO, जिसके साथ में O2 भी लिबरेट हो रही है और N2 भी लिबरेट हो रही है, दोनों ही फेजेस हैं। तो बात समझ में आ गई। अब देखो क्वेश्चन, पहली चीज पूछ ली, प्रोसेस क्या है, मॉन्ड्स। सेकंड, कौन सा प्रोसेस किसके लिए होता है, किसको यूज होगा, निकल। चलो निकल भाई। थर्ड, फॉर्मेशन किसका है, निकल टेट्रा कार्बोनिल। कोई दिक्कत। टेम्परेचर रेंज क्या है, जब आप दिस टू दिस फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो आपने टेम्परेचर रेंज ले लिया 50 to 60 डिग्रीज, और अगर आप सेम फेज में आ रहे हैं तो आपने कह दिया क्या है टेम्परेचर रेंज, 150 to 180 डिग्रीज। ये लो, यहां आपको जो मिलेगा हाईली प्योर मिलेगा, और ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कैसा बनेगा, वोलेटाइल अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स। क्लियर है मॉन्ड्स प्रोसेस। चलो नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। नेक्स्ट इज वैन आर्कल मेथड्स। अब फिर से क्वेश्चन देखिए, कौन सा मेथड, वैन आर्कल्स मेथड। किस किस पे अप्लाई होगा, किस किस के लिए है, जर्कोनियम एंड टाइटेनियम के लिए। वो किसके लिए था, निकल को यूज कर रहे थे, यहां कौन है, जर्कोनियम एंड टाइटेनियम। अब देखिए, employed to get metal in very pure form of small quantities. Third major consumption, metal in very pure form of very small quantities. In this method, the metal is converted into a volatile unstable compound. वहां भी यही हो रहा था, for example iodide, and impurities are not affected during the compound formation. ठीक है, then the compound thus obtained is decomposed to get the pure metal. लास्ट में आप जब कंपाउंड जो ऑब्टेन हुआ है आप उसको फर्दर डिकम्पोज करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, प्योर मेटल। चलो रिएक्शन भी देखते हैं। इसको किसके लिए एम्प्लॉयड किया जाता है, फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। कौन कौन से, टाइटेनियम एंड जर्कोनियम। ठीक है, चलो रिएक्शन देख लेते हैं। टाइटेनियम की आपने I2 के साथ रिएक्शन करवाई, अगर टेम्परेचर रेंज पूछ ली जाती है तो 250 डिग्रीज, क्या बन जाएगा, आपका बना इम्प्योर TiI4। ठीक है, गैसियस फेज में है, वेपर फेज में है। अब आपने इसको फर्दर डिकम्पोज कराया तो आपको क्या मिलेगा, प्योर मेटल, दैट इज प्योर टाइटेनियम, और I2 हो गई लिबरेट। सेम ऐसे ही हम जर्कोनियम पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो अब आप जर्कोनियम की रिएक्शन कराओ, सेम ट्वाइस ऑफ I2। आपने कहा ये लीजिए टेम्परेचर रेंज, बन गया ZrI4। फर्दर आपने डिकम्पोज कराया तो दिस एंड दिस। फिर से मैं वही कहूंगी, हमने मेंशन किया कि ये क्या है, अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है, और वहां आपको जो मिला है ये कैसा है, प्योर जर्कोनियम ऑब्टेन हुआ। अगर सेम इसी की हमने टाइटेनियम के रिस्पेक्ट में करा दी, क्योंकि एप्लीकेबल किस पे है, टाइटेनियम एंड जर्कोनियम। I2 के साथ रिएक्शन कराओ, टेम्परेचर रेंज इज 250 डिग्रीज, बन गया TiI4, और आपने कहा वोलेटाइल अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है। अब मुझे इसे फिर से डिकम्पोज करना है तो आपको मिला प्योर मेटल, और I2 हो गई लिबरेट, और किस किस के साथ, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के साथ। सो ये था आपका होल ओवर वैन आर्कल मेथड भी। तो यहां तक आपने इस सेशन के रिगार्डिंग सारे डिस्कशंस कर लिए अलॉन्ग विद द प्रोसेसेस। हमने सारी टेक्निक्स भी देख ली, सारे मेटलर्जिकल प्रोसेसेस भी देख लिए। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे आपके साथ कुछ नए प्रोसेसेस के साथ। तब तक मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज़ इनको अच्छे से एक बार पढ़ लो, क्योंकि नेक्स्ट वाले में होपफुली ये आपस में लिंक नहीं होने हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से टू द पॉइंट। भाई किस पर अप्लाई हो रहा है, जर्कोनियम एंड टाइटेनियम। मॉन्स प्रोसेस किसके लिए था, निकल के लिए। टेम्परेचर रेंजेस क्या थी, तो वो दिमाग में रखनी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।